Good morning students, this is पूजा सक्सेना जियोग्राफी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हमने यूनिट 4 प्रारंभ किया है, जिसमें हमने अपने कल के वीडियो लेक्चर में भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ जनसंख्या वृद्धि का आकलन किया। आज हम भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रारूप देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या बहुत असमान वितरित है। एक और आप पाएंगे कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अत्यधिक नगरीकृत हैं, औद्योगिकृत हैं, जहां उच्च कृषि उत्पादकता है। इन कुछ क्षेत्रों में ही जनसंख्या सघन वितरित है, जबकि दूसरी ओर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आप वास्तविक रूप में जनांकीय मरुस्थलों की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, मरुभूमियां हैं, घनियारे जंगल हैं या देश के दूरस्थ स्थान हैं। इस तरह की जो परिस्थिति है उनकी व्याख्या होनी अत्यंत आवश्यक है, और व्याख्या भी विस्तृत पटल पर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से स्कॉलर्स मात्र भौगोलिक कारकों को ही उत्तरदायी मानते हैं जनसंख्या के वितरण के लिए, जबकि देखा ये गया है कि विभिन्न सामाजिक, जनांकीय, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारक भी अपनी भूमिका रखते हैं। जब हम विभिन्न कारकों की बात करते हैं तो हम ये मानें कि वो सभी समग्र रूप में क्रियाशील होकर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, न कि किसी स्वतंत्र रूप में। क्लार्क और जेलिंस्की ने कहा था कि द कल्चरल फैक्टर्स आर मोर प्रोमिनेंट इन डिटर्मिनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन एन एरिया. According to Clark, economic conditions, technological development, social organization, government policy, etc. play a vital role in the distribution of population. क्लार्क और जेलिंस्की ने कहा कि सांस्कृतिक कारकों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो प्रभावी भूमिका रखते हैं जनसंख्या के वितरण में। उनका मानना है कि किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक दशाएं, तकनीकी विकास, सामाजिक संगठन, सरकार की नीतियां भी जैविक भूमिका रखती हैं जनसंख्या वितरण की दृष्टि से। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, हम भारत के में उन मेजर फैक्टर्स को, उन प्रमुख कारकों का अध्ययन करते हैं जो कि यहाँ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे पहले हम लें टेरेन, यानी कि भूमि, यानी कि धरातल, जो कि सबसे बड़ा संभाव्य कारक बनता है जनसंख्या वितरण की दृष्टि से। हम देखें कि जो समतल मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या का सघन वितरण होता है पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि में तीव्र ढाल मिलता है। भूमि अनुपलब्ध होती है कृषि कार्यों के लिए, परिवहन के साधनों के विकास के लिए, औद्योगिक एवं अन्य अनेक आर्थिक क्रियाओं के लिए। तो इस प्रकार की परिस्थिति हतोत्साहित करती है जनसंख्या को वहाँ बसाव की दृष्टि से। यदि हम हिमालयन क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र भारतीय भूमि का 13% रखता है, लेकिन सिर्फ भारत की 1 से 2% जनसंख्या को ही सपोर्ट कर पाता है। और इसके विपरीत यदि हम उत्तर भारत के बृहद मैदानों को देखें तो वहाँ क्योंकि सामान्य ढाल है और विभिन्न सुविधाएं हैं, वहाँ कृषि का अच्छा विकास है, परिवहन के साधन विकसित हैं, औद्योगिकीकरण हुआ है, तो वहाँ सघन जनसंख्या वितरण देखने को मिलता है। यद्यपि जो ऑल्दो द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया कवर्स लेस देन 1/4 ऑफ द कंट्रीज लैंड एरिया, इट इज़ द होम टू मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। कहने का तात्पर्य ये है कि ये क्षेत्र यद्यपि भारत के भू क्षेत्र का 1/4 भाग रखता है, लेकिन यहाँ भारत की आधी से भी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। हम देखें, आप जनसंख्या का वितरण देख पा रहे हैं, तो जो ये ऑरेंज एरियाज़ हैं, क्योंकि हम टेरेन की बात करें तो हम अभी नॉर्दर्न प्लेन्स पर ही फोकस करें, तो देखिए आप अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं भारत के। तो जो उसका मूल कारण है, हमने टेरेन की दृष्टि से देखें तो ये एक समतल क्षेत्र हैं जहाँ अत्यधिक विकास हुआ है, विभिन्न जीवन यापन सुविधाओं का पर्याप्त विकास हुआ है, जिसके चलते यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण मिलता है। दूसरा हम कारक अध्ययन करते हैं वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट
ये कहें कि धरातल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। और जब हम जलवायवीय कारकों की बात करते हैं तो उसमें हम दो जुड़वां तत्वों की बात करते हैं, वो है एक तो वर्षा और दूसरा तापमान। दोनों की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि वो जलवायवीय सीमाओं को पार नहीं करना चाहता। जहाँ पे अतिशय जलवायवीय परिस्थितियाँ होती हैं, वो इसलिए लोगों के बसाव को हतोत्साहित करती हैं, जैसे कि हिमालय का अत्यधिक ठंडी जलवायु या थार रेगिस्तान में अत्यधिक गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र जनसंख्या को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। अब हम ट्विन फैक्टर्स की भी बात करें तो रेनफॉल और टेम्परेचर में रेनफॉल जो वर्षा है वो ज़्यादा प्रभावी भूमिका रखती है भारत में। इट इज़ जनरली सेड दैट द पॉपुलेशन मैप ऑफ इंडिया फॉलोज दिस रेनफॉल मैप। Rainfall, because rainfall supplies sufficient water for agriculture, which is the main occupation of Indian masses. As we move from the Ganga Brahmaputra delta in the east towards the Thar desert in the west, the amount of rainfall and consequently the density of population decreases. यदि हम ये कहें कि भारत का जनसंख्या मानचित्र भारत के वर्षा मानचित्र का अनुसरण करता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये हम देखें कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पूर्व से लगाकर पश्चिम में थार के रेगिस्तान तक जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घट रही है, कमोबेश वही स्थिति जनसंख्या के वितरण को विरलता की ओर लेकर जाती है। हालांकि कुछ अपवाद भी मिलते हैं, जैसे कि द असम वैली इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द सरकार's coast on the Bay of Bengal have moderate density of population, although these areas receive heavy rainfall. Similarly, southern face of the Himalayas is scarcely populated, though this area receives sufficient high rainfall. Why? Because there are some other adverse factors which are dominating, such as steep slope, frequent floods, infertile soils, and dense फॉरेस्ट एक्सेट्रा। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्षा का कारक ही अपने आप में बहुत प्रभावी हो जाता है। कई बार आप अपवाद स्वरूप देखेंगे कि जैसे उत्तर पूर्व भारत में जो आसाम की घाटी है या बंगाल की खाड़ी का जो सरकार तट है, वो इतना अच्छा रेनफॉल रखता है, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या बहुत मध्यम बसी हुई है। उसी तरह से जो हिमालय का दक्षिणी फेस है, वहाँ पे भी जनसंख्या कम बसी हुई है। तो दूसरे फैक्टर्स ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, जैसे कि ढाल की तीव्रता या बाढ़ों की आवर्तिता में उस क्षेत्र में वृद्धि होना या अनुपजाऊ भूमि का होना या घने जंगलों का होना, तो वो एक काउंटर बैलेंस ला देते हैं रेनफॉल के फैक्टर को। उत्तर पश्चिम भारत का हम क्षेत्र देखें, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है, बहुत घना बसा हुआ है। तो बिकॉज़ दैट नॉर्मली ये जो क्षेत्र है वो एक्सपेक्टेड कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड बाय दिस रीजन। Since India is a tropical country, temperature is fairly high and does not play as important role as is done by rainfall except in extreme areas. भारत वैसे भी उष्णकटिबंधीय देश है। तापमान की इतनी अतिशयता भी नहीं है कि वो बसाव को प्रभावित करने लगे। वर्षा का कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हायर जो एल्टीट्यूड्स हैं हिमालयन रीजन में, वहाँ क्योंकि अभी जैसे 2000 मीटर के पार जनसंख्या का बसाव बहुत विरल हो जाता है। देयर इज़ प्रैक्टिकली नो पॉपुलेशन इन एरियाज ओवर 3000 मीटर अबव सी लेवल। समुद्र तल से 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर ज़्यादातर जनसंख्या मिलती ही नहीं है। इसके बाद हम तीसरा कारक का बात करें, वो है सॉइल यानी कि मृदा। उपजाऊ मृदा आकर्षित करती है जनसंख्या बसाव को। उत्तर भारत के जो बृहत मैदान हैं, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टियों का संग्रह, गंगा ब्रह्मपुत्र उनकी सहायिकाओं द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टियाँ, जिसकी वजह से वहाँ अच्छी कृषि होती है। दूसरी तरफ जो हमारे तटीय मैदान हैं, वहाँ की उपजाऊ मृदा और दक्कन के पठार की जो काली मिट्टी है, वो वहाँ जनसंख्या के सघन बसाव के लिए उत्तरदायी है। दूसरी तरफ मरुस्थलीय मृदाएं, पर्वतीय मृदाएं, लेटराइट मिट्टियाँ, अनुपजाऊ मिट्टियों वाले जो क्षेत्र हैं, वो हतोत्साहित करते हैं जनसंख्या के बसाव को। However, new technology in agricultural field may change the future population scenario to some extent. कुछ मात्रा में हो सकता है कि भविष्य में
इस दृष्टि से इस परिदृश्य में जनसंख्या का वितरण इतना सीधे सीधे प्रभावित नहीं हो इन प्राकृतिक कारकों से, तो संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करें वाटर बॉडीज़ यानी कि जल राशियों की। किसी जल जो है बड़ी प्राथमिक आवश्यकता है। विभिन्न आधारभूत कार्य जैसे कि सिंचाई, कृषि, परिवहन और घरेलू कार्यों के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम अपना इतिहास उठाकर देखें तो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे, नदी घाटियों में ही विकसित हुई, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और उन सब में रिवर्स आर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश पोर्टेबल वाटर, क्योंकि वो नियतवाही होती हैं, सतत रहती हैं, उनमें बहुलता से पानी होता है। इस वजह से तो वो जनसंख्या की सघनता को आकर्षित करती हैं। इसके बाद हम बात करें मिनरल रिसोर्सेज। खनिज संसाधन आजकल एक महत्वपूर्ण स्रोत बन रहे हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार, झारखंड और ओडिशा में और निकटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का जो बसाव हुआ वो सीधे सीधे उस क्षेत्र विशेष में मिलने वाले खनिजों की देन माना जाता है। इसके बाद हम बात करें इंडस्ट्रीज, उद्योगों की। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो रोजगार के साधन देती है, और रोजगार के साधन जो है द्रव मुद्रा सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। इस दृष्टि से this resulted into higher population concentration in industrial areas. ऐसा माना जाता है कि 1 hectare of industrial land is capable of supporting several thousand persons, while the most fertile area devoted to agriculture may not support more than a few hundred persons per hectare. देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक हेक्टेयर की जो इंडस्ट्रियल भूमि है वो हज़ारों लोगों को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन 1 हेक्टेयर का जो उपजाऊ कृषि भूमि का टुकड़ा है वो सिर्फ कुछ 100 लोगों को ही सपोर्ट कर पाता है। So one of the major causes of high population in West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Maharashtra and Gujarat is the phenomenal growth of industries in these states. अब हम बात करें ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की। परिवहन के साधनों का उत्तम विकास, जैसे कि भारत के उत्तरी बृहत मैदान क्षेत्र में जहाँ ट्रांसपोर्ट रूट्स का पूरा नेटवर्क है परफेक्ट, तो वहाँ जनसंख्या बसी हुई है। दूसरी तरफ पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार, जहाँ की परिवहन मार्गों का विकास मध्यम है, तो वहाँ मध्यम मात्रा जनसंख्या ही मिलती है। और हिमालयन रीजन जो कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ रहित हैं, कम रखते हैं, तो वहाँ बहुत विरल जनसंख्या बसाव पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन की। Urbanization and population concentration go hand in hand and are closely related to each other. नगरीकरण और जनसंख्या का बसाव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप कहें। पूरक किस प्रकार से हैं? देखिए कि an area should have to be designated as urban is 400 persons per square kilometer, कि प्रति वर्ग किलोमीटर 400 लोगों का बसाव जो है वो किसी क्षेत्र विशेष को नगर मानता है। अब ये जो बसाव है वो सीधे सीधे इंगित कर रहा है अधिक जनसंख्या को। इस दृष्टि से हम कहें कि भारत के जितने भी बड़े नगर हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कोलकाता, चेन्नई, ग्रेटर मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, वहाँ 6000 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। तो सीधे सीधे परिलक्षित होता है कि नगर मतलब जनसंख्या के अत्यधिक बसाव वाले क्षेत्र। तो हम भारत में हमने देखा जनसंख्या की डिस्ट्रीब्यूशन को। देखिए हम स्टेट वार आकलन करें तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे घना बसा क्षेत्र, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% रखता है। देन महाराष्ट्र जो कुल जनसंख्या का 9.29%, बिहार 8.58%, वेस्ट बंगाल 7.55%, आंध्र प्रदेश 7%, मध्य प्रदेश 5.98%, तमिलनाडु 5.96%, राजस्थान 5.67%, कर्नाटका 5.05%, गुजरात 4.99%, देन ओडिशा 3.47%, केरला 2.76%, झारखंड 2.72%,
असम 2.58, छत्तीसगढ़ 2.11, हरियाणा 2.09, दिल्ली 1.38, जम्मू एंड कश्मीर 1.04, उत्तराखंड 0.84, हिमाचल प्रदेश 0.57, त्रिपुरा 0.30, मेघालय 0.24, मणिपुर 0.22, नागालैंड 0.16, गोवा 0.12, अरुणाचल प्रदेश 0.11, पुडुचेरी 0.10, चंडीगढ़ 0.08, मिजोरम 0.09, सिक्किम 0.05, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह 0.03, दादरा नगर हवेली 0.03, दामन दीव 0.02, लक्षद्वीप 0.00051। तो अपने आप में ये टेबल इंगित कर रही है क्षेत्रवार डिस्ट्रीब्यूशन को। आप देख भी पा रहे हैं, हमने हमारे जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वो ऑरेंज कलर से प्रदर्शित हैं, और उसके बाद क्रमशः जो है जो विरलता की ओर अग्रसर हमारे ग्रीन एरियाज़ जो कि माउंटेनियस एरियाज़ हैं वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, या घने जंगलों वाले क्षेत्र जो हैं वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो सारा जो संकेंद्रण है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलता है, या डेक्कन प्लेटो की काली मिट्टी क्षेत्र या तटीय मैदानी क्षेत्रों में मिलता है। उपयुक्त राज्यों के अतिरिक्त हम देखें जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तो ये जो राज्य हैं यहाँ देश की 16.49% जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनसंख्या के राज्यवार आंकड़ों को देखें तो। और उपयुक्त राज्यों के अतिरिक्त तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहाँ देश की 5% से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। भारत में जो सबसे कम जनसंख्या है वो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में निवास करती है, और जो दूसरे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें हमने देखा है दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। राज्य में जो राज्यों के अंतर्गत जो सिक्किम है वो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ 0.05% जनसंख्या का निवास है। देश में 1% से कम जनसंख्या निवास करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें है उत्तराखंड, इनमें है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम। तो आपने देखा ही कि देश का जनसंख्या वितरण पूर्ण रूपेण भौगोलिक पर्यावरण से नियंत्रित है। जो नदियों के उपजाऊ मैदानी भाग हैं या संसाधनों से युक्त प्रदेश हैं वो ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं। दूसरी ओर जो पर्वतीय और असमतल धरातलीय क्षेत्र हैं जहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत अनुकूल नहीं हैं, वहाँ कम जनसंख्या निवास करती है।